मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, थर्मोडाइनमिक्स आगे कंटिन्यू करते हैं। थर्मोडाइनमिक्स का लेक्चर बहुत बड़ा है और उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, ये भी आपका काफ़ी बड़ा है, बट हम इसे डिवाइड करके पढ़ेंगे। लाइक केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों एक ही चैप्टर में आता है, लेकिन हम केमिकल इक्विलिब्रियम अलग पढ़ेंगे और आयनिक इक्विलिब्रियम की प्लेलिस्ट हम अलग बनाएंगे, है ना। तो इसे डिवाइड करके पढ़ेंगे तो हमको मज़ा भी आएगा और ईजी भी लगेगा। फिर ऐसा भी नहीं लगता कि इतना ज़्यादा है, चैप्टर कब खत्म होगा, ये वाले ना चीज़ें नहीं आती है फिर दिमाग में। बाकी हम थर्मोडाइनमिक्स में आते हैं, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, अभी ये चलेगा थोड़ा 3 दिन तो मान के चलो कि अभी और चलेगा, और काफ़ी बढ़िया चैप्टर भी है, मज़ा भी आता है इसे पढ़ने में। तो चलो ठीक है, हमारा एंथैल्पी जितना भी था हमने पढ़ना था, सारे के सारे केस हमारे ख़त्म हो चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम स्पॉन्टेनिटी शुरू करेंगे। स्पॉन्टेनिटी, ठीक, ओके। चलो अब आता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमारी कौन सी होती है, क्या होती है, क्या केस होते हैं, हम एक एक करके सारे केसेस पढ़ेंगे। फिलहाल हम समझते हैं कि स्पॉन्टेनियस थर्मोडाइनमिक्स के टर्म में आप क्या समझोगे। देखो, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है जो आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अब आप बोलोगे मैडम इरिवर्सिबल का मतलब आ जाता है, मैं लिखते भी रहती हूँ, केसेस फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। पहला केस, वो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है जो आपकी क्या होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अब आप बोलेंगे मैडम इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन आपकी रिवर्स नहीं होती है। जैसे कि आपकी सेकंड बोल सकते हैं कि जो आपकी कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन होती है। अब आप बोलोगे मैडम इन दोनों का मतलब क्या हो गया। इसका मतलब मैं एग्जांपल लेके ले लूं कि A+B आपका क्या बना रही है, C बना रही है। C आपका A+B नहीं बना सकती, ठीक है। अभी बोलते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है क्या, हमने तो रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ी है, हाँ पढ़ी है, लेकिन मैंने ये बोला कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपकी वो रिएक्शन होती है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है। आप रिवर्स के बारे में सोचोगे ही नहीं। अगर कोई भी रिएक्शन रिवर्स हो रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन अगर आपकी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन अगर आपकी होती है, वो किसके वजह से होती है, आपकी एक्सटर्नल एजेंसी के वजह से होती है। तो वो रिएक्शन आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। अब इसका मतलब हम समझते हैं, ये आपकी कैसी होती है, विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी। इसको हम अच्छे से समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक, ओके। मैंने बोला जो रिएक्शन यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी कि जो रिएक्शन खुद से हो जाती है, मतलब हमको ऐसे कोई बाहर से उसको कुछ भी इनिशिएशन देने की जरूरत नहीं होती है, कोई भी हम एक्सटर्नल चीजें उस पर अप्लाई नहीं कर रहे, वो रिएक्शन खुद से हो जाती है। एग्जांपल होता है हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, या फिर अगर आप लैब में भी ले लो, चलो लैब तो हम करवा रहे हैं तो उसे छोड़ दो, हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, रूम टेम्परेचर में आपका क्या बनता है, वाटर वेपर्स बनते हैं, उसमें वाटर बनता है, ठीक है। चलो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, H2 और O2 आपके होते हैं, इसको वाटर वेपर बनने में कई सालों लग जाते हैं। ऐसी बहुत सी रिएक्शन होती है जो खुद से हो जाती है, जिसको काफ़ी टाइम लगता है, बहुत साल लग जाते हैं, लेकिन वो खुद से हो रही है। हम कोई एक्सटर्नल उस पर एजेंसी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल इनिशिएशन नहीं दे रहे ताकि वो रिएक्शन हो, ठीक है। जिसमें कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी नहीं होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, खुद से होती है, वो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। अब मैं बोल रही हूँ कि रिएक्शन आपकी वापस आ रही है। एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि हमारी वो रिएक्शन, जैसे कि मैंने बोला कि एग्जांपल, हाँ आपका एग्जांपल है कि हमें ये पता होता है कि कोई भी, मतलब टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ, मैंने पानी को गर्म किया, गर्म करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दूंगी रूम टेम्परेचर में, हम देखेंगे पानी ठंडा हो जाएगा, क्या होगा, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आपका हीट का ट्रांसफर हो रहा है। हीट का ट्रांसफर कहाँ से हो रहा है, गर्म से ठंडे की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है ना, गर्म से ठंडे की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है। क्यों ठंडे से गर्म की तरफ आपका ऐसा हुआ है कि ठंडा से गर्म की तरफ आपका हीट का ट्रांसफर हुआ है, हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ जाता है ना। क्यों ऐसा हो रहा होता है,
क्यों? क्योंकि आपके रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, खुद से हो रही है, यानी कि गर्म से ठंडे की तरफ जा रहा है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर मैं ठंडे से गर्म की बात करूंगी, यानी कि क्या पता ये हो जाए, क्या पता मैं बोल रही हूँ हो जाए, कुछ ऐसी चीजें हमने कर दी कि वो रिएक्शन हो जाए, तो वो रिएक्शन आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि वो हम करा रहे हैं जबरदस्ती। वो होना नहीं चाहती है वैसा, लेकिन हम उसे जबरदस्ती करा रहे हैं। हम गैस की बात करते हैं, गैस हमेशा एक्सपेंड करती है। कभी आपने देखा गैस को खुद से कॉन्ट्रैक्ट करते हुए? खुद से कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, हम लोग करवाएंगे अगर उसे कॉन्ट्रैक्ट, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अदरवाइज खुद से गैस का काम होता है फैलना। चलो इतना हम समझ गए, ठीक है। अब जब हमने डायरेक्शन की बात कर ली, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर खुद से हीट का ट्रांसफर होता है, मैंने बोला ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। तो जब डायरेक्शन की बात आ गई है तो हम थर्मोडाइनमिक्स का सेकेंड लॉ भी यहाँ पे पढ़ लेंगे। एक मिनट बेटा, थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या था जो हमने पढ़ा था? फर्स्ट लॉ हमने क्या पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा था कि आपका जो इंटरनल एनर्जी होता है उसको किसकी वजह से फर्क पड़ता है? आपका वर्क डन और आपका हीट की वजह से आपका फर्क पड़ रहा होता है। ये जो आपका हीट और वर्क डन होता है, इनका रिलेशन हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा। हमने देखा ये ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम होता है। हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि आपका जो हीट होता है वो क्या होता है? कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना ही आप हीट को क्रिएट कर सकते हो और ना ही आप हीट को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। साथ ही साथ हमने इनका रिलेशन पढ़ा, साथ ही साथ हमने ये पढ़ा था कि ऑन द सिस्टम क्या होता है, बाय द सिस्टम क्या होता है। हमने ये सब अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ लिया है। चलो फिर से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। मैंने क्या बोला था कि हमने पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी किससे अफेक्ट करता है? वर्क डन और आपका हीट से अफेक्ट करता है। जब दोनों से अफेक्ट करता है, यानी कि आपका वर्क डन से भी अफेक्ट करता है और हीट से भी अफेक्ट करता है। ये हमने इंडिविजुअल केस पढ़ लिए थे। थर्ड केस था कि जब दोनों केस मतलब दोनों साथ में अफेक्ट करता है तो हमारा इंटरनल एनर्जी ऐसा हो जाता है, उसका रिलेशन इनके साथ ऐसा हो जाता है। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। जब इंटरनल एनर्जी का रिलेशन हमने ये निकाला था तो हमने कहा था यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बोलता है कि हीट जो होता है वो कभी क्रिएट नहीं कर सकते आप, ना ही वो आपका डिस्ट्रॉय आप कर सकते हो, ठीक। ये हमारा फर्स्ट लॉ बोलता है। और क्या पढ़ा था? हमने कहा था कि हमने कहा था जब हीट ऑन द सिस्टम है, यानी कि सिस्टम में अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ से होगा? हीट ऑन द सिस्टम का मतलब क्या हैगा कि हीट आपका सिस्टम में ट्रांसफर हो रहा होगा इन्वायरमेंट से। जब इन्वायरमेंट से सिस्टम में जाता है तो आपका हीट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और जब आपका सिस्टम से बाहर की तरफ जाता है, बाय द सिस्टम है, यानी कि सिस्टम से बाहर की तरफ जाता है, तो हीट हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। ये हमने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था कि जो आपका वर्क डन होता है ऑन द सिस्टम होता है तो आपका ये पॉजिटिव होता है, और वर्क डन आपका बाय द सिस्टम होगा तो हमारा वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। हमने ये सब पढ़ा था, लेकिन कहीं पे भी हमने यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं करी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है। वहीं हमारा जो सेकेंड लॉ आया उसके बाद, सेकेंड लॉ ने हमें डायरेक्शन के बारे में बताया। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या बोलता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमारा बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बोलता है कि ठीक है, फर्स्ट लॉ ने आपका डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया, हम बताते हैं कि जो हीट का आपका ट्रांसफर होता है वो आपका हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। क्या बोला सेकेंड लॉ ने? कि आपका जो हीट का ट्रांसफर होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में होता है, यानी कि सेकेंड लॉ ने हमें क्या बताया? डायरेक्शन के बारे में बताया था। सेकेंड लॉ टेल्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ हीट।
इतना हमें समझ आया। और यहीं से हमने स्पॉन्टेनिटी अभी पढ़ा कि आपका हीट जो होता है अपने आप से खुद से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर ट्रांसफर होता है। ये रिएक्शन हम बोलते हैं कि स्पॉन्टेनियस है। कभी लो से हाई टेम्परेचर को ट्रांसफर होते देखा है? होते हुए देखा होगा जब हम लोगों ने करवाया होगा जबरदस्ती हमारे यूज के लिए, बट खुद से नहीं होता है। खुद से जो चीजें होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, हमने ये पढ़ लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा जनरल था कि आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती क्या है। अब कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपके स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को बताती है। जैसे कि सिर्फ इतना डेफिनेशन काफी नहीं है किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बोलना। कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं जो उसमें लगती हैं। देखते हैं क्या किया साइंटिस्ट ने। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ रिएक्शंस देखी। ठीक, इसको एक स्टोरी की तरह पढ़ना। फर्स्ट जो आपका क्राइटेरिया था, साइंटिस्ट ने क्या देखा, कुछ रिएक्शंस देखे, उसमें स्पॉन्टेनिटी में उसने काम करना शुरू कर दिया। इतना तो उसे पता चल गया जो मैंने बताया। अब उसने और ज्यादा काम करना शुरू किया। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है, क्या क्या उसमें अप्लाई होता होगा, वो सब उसने करना शुरू किया। जब उसने काम करना शुरू किया, उसने देखा कि हमारी जो रिएक्शंस है, लाइक आपके हमारी जो रिएक्शन होती है N2 से H2 और आपकी जो NH3 बनती है, यानी कि अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपका 3/2 1/2। ये जो आपकी रिएक्शन है, यहाँ पे मेरा डेल्टा H क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और रिएक्शन मैं आपको बताती हूँ। और आपकी HCl है, ये कैसे बनेगी, H2 और Cl2 बैलेंस कर देंगे। गैस 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 गैस। ठीक, और हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, H2 प्लस हाफ O2, दैट इज आपकी H2O, लिक्विड गैस गैस। यहाँ पे भी मेरा डेल्टा H क्या है, नेगेटिव, डेल्टा H नेगेटिव है। देखो ध्यान से समझना, ये जो आपकी रिएक्शन है यहाँ पे हमारी एंथैल्पी नेगेटिव है। और इन्होंने बोला कि ऐसी रिएक्शन जहाँ पे मेरी एंथैल्पी नेगेटिव आती है वो रिएक्शन मेरी क्या होती है, कैसी रिएक्शन होती है। फर्स्ट केस इन्होंने एंथैल्पी देखा था। फर्स्ट इन्होंने एंथैल्पी देखा था, और क्या देखा था, डिक्रीज इन एंथैल्पी। इन्होंने कहा कि जब एंथैल्पी में डिक्रीज हो रहा होता है तो वो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कहीं ना कहीं इनका बोलना सही नहीं है क्या। एक बात देखो, हम अभी तक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या पढ़ते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा H नेगेटिव होता है। हम क्या पढ़ते हैं, हम बोलते हैं सिस्टम में क्या हो रहा है, हम एक्सटर्नल हीट नहीं दे रहे, सिस्टम खुद से हीट को रिलीज कर रहा है और आपका इन्वायरमेंट में ट्रांसफर कर रहा होता है। वेयर एज जो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, हम उसको बाहर से हीट देते हैं रिएक्शन करने के लिए। यहाँ पे हीट मतलब अंदर, बाहर से अंदर ट्रांसफर हम कर रहे हैं ताकि रिएक्शन हो सके। वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में हम एक्सटर्नल एजेंसी दे रहे हैं कि ताकि ये रिएक्शन हो सके, यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, है ना, जो हमने अभी तक पढ़ा। हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमने स्पॉन्टेनियस के बारे में जाना, अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में खुद से रिएक्शन हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है और हीट का आपका ट्रांसफर हो रहा है इन्वायरमेंट की तरफ। कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी हम खुद से इसे नहीं दे रहे हैं, ये रिएक्शन खुद से हो रही है। यहाँ पे हमारा डेल्टा H क्या आता है, नेगेटिव आता है। ये रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक होती है। क्या इनका बोलना सही नहीं है कि जो डेल्टा H हमारा नेगेटिव होता है वो रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। बोलना तो बिल्कुल सही था साइंटिस्ट का कि हाँ ये बिल्कुल सही है कि जहाँ पे रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक होती है, जहाँ पे हमारा एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होता है, ये रिएक्शन हमारी कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। ठीक है, ओके। लेकिन क्या हुआ, और भी साइंटिस्ट आए, ये कुछ टाइम तक फॉलो हुआ, लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शन साइंटिस्ट ने देखी, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है, यहाँ पे ले रही हूँ मैं N प्लस O2 दैट इज NO2। ऐसे बहुत सी रिएक्शन है। यहाँ पे तो डेल्टा H मेरा पॉजिटिव है, यानी कि इस रिएक्शन को मैंने हीट दी, हीट देने के बाद ये आपका NO2 बनाया और आपका डेल्टा H पॉजिटिव हुआ, यानी कि मैंने इसको एक्सटर्नल एजेंसी दी, इसे हीट दिया ताकि ये रिएक्शन सिस्टम के अंदर हो सके। तो जहाँ पे मैं हीट दे रही हूँ वो रिएक्शन तो मेरी एंडोथर्मिक होती है, H हमारा डेल्टा H पॉजिटिव आता है, लेकिन ये रिएक्शन भी हमारी स्पॉन्टेनियस है। ये रिएक्शन भी हमारी स्पॉन्टेनियस है। एक और रिएक्शन हमारी होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेती हूँ C प्लस H2 दैट इज CH2। ठीक,
ये आपका सॉलिड है, लिक्विड है, लिक्विड है। ये रिएक्शन में भी हम क्या देते हैं, बाहर से एक्सटर्नल एजेंसी देते हैं। एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से रिएक्शन हो रही होती है। यहाँ पे आपका सिस्टम को बाहर से हीट दिया जा रहा है और हीट देने की वजह से यहाँ पे डेल्टा एच क्या रहता है, आपका पॉजिटिव रहता है, यानी कि ये रिएक्शन भी आपके एंडोथर्मिक है। ये रिएक्शन भी आपके एंडोथर्मिक है, यानी और ये रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है। ये रिएक्शन हमारी क्या है, स्पॉन्टेनियस है। यानी कि जो साइंटिस्ट ने बोला था कि जो आपकी एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होती है वो आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, ये इसने, मैं ये नहीं बोलती कि इसने गलत बोला, इसने बिल्कुल सही बोला, लेकिन सिर्फ एक क्राइटेरिया आपकी स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन नहीं कर सकता। सिर्फ इतना बोलना कि एंथैल्पी हमारी नेगेटिव है, वो रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होती है, ये आपका प्योरली करेक्ट नहीं होता है। यानी कि और भी क्राइटेरिया इसमें ऐड होते हैं जो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बताते हैं, ये इसने गलत नहीं बोला। डिक्रीज इन एंथैल्पी जो होता है वो आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, मैंने आपको बता दिया क्यों होती है, बिल्कुल सही से ये बात बोली है। लेकिन सिर्फ अकेला ये क्राइटेरिया आपकी स्पॉन्टेनिटी को नहीं बताता, क्योंकि ऐसे बहुत से रिएक्शन है। यहाँ देखो, ये एंडोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है, और ये आपकी क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। यानी कि इसमें कुछ और क्राइटेरिया भी लग रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये बात तो सही है कि जहाँ पे आपका एंथैल्पी डिक्रीज होगा वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कैसे हो गई, क्योंकि एक अकेला एंथैल्पी का डिक्रीज होना ये नहीं डिफाइन कर सकता कि आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ये हम आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों। ठीक, आगे इसमें और भी क्राइटेरिया ऐड होंगे जो आपके रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाता है, जिसकी वजह से आपको ये डेल्टा एच पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट इज सेकेंड हमारा जो क्राइटेरिया है वो हमारा एंट्रोपी। ठीक है, और वही हमारा थर्ड लॉ के बारे में भी आपको बताएगा जो हम कल पढ़ेंगे। फिलहाल पहला हमारा क्राइटेरिया डिक्रीज इन एंथैल्पी जो बोलता है कि रिएक्शन जहाँ पे भी डेल्टा एच नेगेटिव, दैट इज हमारी रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। लेकिन दिस अकेला क्राइटेरिया, यानी कि ये एक अकेला क्राइटेरिया आपका डिफाइन नहीं कर सकता है स्पॉन्टेनिटी को। ठीक है, बात सही है लेकिन पूरी नहीं है, इनकम्प्लीट बात है। ठीक है, तो यहाँ हमने पहला स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया पढ़ चुका है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे ताकि चीजें हमें क्लियर हो जाए। सेकंड लॉ हमने पढ़ दिया है जो डायरेक्शन के बारे में बताता है, फर्स्ट लॉ ने हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया था। कल हम पढ़ेंगे थर्ड, दैट इज आपकी क्या है, एंट्रोपी, और वहीं पे हम थर्ड लॉ भी अपना पढ़ लेंगे। थर्ड लॉ से पहले हम जीरोथ लॉ पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद हमारा जीरोथ लॉ आया था। ये बात याद रखना, जीरोथ लॉ आपका पहले नहीं आया था, पहले फर्स्ट लॉ आया था, फिर सेकंड लॉ आया था, और फिर जीरोथ लॉ आया था जिसने आपका इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया था। वो भी हम कल पढ़ लेंगे। कल हमारे सारे के सारे लॉ भी कंप्लीट हो जाएंगे, और सेकेंड जो हमारा क्राइटेरिया है स्पॉन्टेनिटी का, दैट इज एंट्रोपी, वो भी हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, इसको अच्छे से पढ़ना। बाकी अगर मेरी बात कुछ नहीं समझ आई होगी तो मुझे कमेंट जरूर करना। ठीक, ओके, बाय।